नमस्कार दोस्तों, ईवे लर्निंग चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत इनसाइट लर्निंग थ्योरी के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी बिंदुओं की चर्चा करेंगे। उसके पहले हम लोग अधिगम के सिद्धांतों के प्रमुख प्रकारों की एक बार चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इस पर अधिकतर कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है। दोस्तों, अधिगम के सिद्धांतों को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटते हैं। पहला वर्ग है संबंधवादी सिद्धांत, कनेक्शनिस्ट थियरी, या फिर इसी को व्यवहारवादी सिद्धांत, बिहेवियरिस्ट थियरी भी कहते हैं। और दूसरा होता है संज्ञानात्मक सिद्धांत, अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत। दूसरा वर्ग है अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत, कॉग्निटिव थियरी ऑफ लर्निंग। जो अधिगम का संबंधवादी सिद्धांत या व्यवहारवादी सिद्धांत है, इस वर्ग के सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया को उद्दीपक यानी स्टिमुलस व अनुक्रिया रिस्पॉन्स के बीच संबंध बनने के रूप में स्वीकार करते हैं। संबंधवादी सिद्धांत के अंतर्गत थॉर्नडाइक का संबंधवाद आता है, पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत आता है, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत आता है, हल का प्रबलन सिद्धांत आता है और गुथरी का समीपता सिद्धांत आता है। सीखने के जो संज्ञानात्मक सिद्धांत हैं, उसके अंतर्गत माना जाता है कि सीखना यांत्रिक क्रिया न होकर जानबूझकर डेलिब्रेट तथा चेतन प्रयास कॉन्शियस एफर्ट के रूप में अधिगम होता है। इसके अंतर्गत अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत, इनसाइट लर्निंग थ्योरी आता है, लेविन का क्षेत्र अधिगम सिद्धांत, लेविन्स फील्ड लर्निंग थ्योरी आती है, टॉलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत, साइन लर्निंग थ्योरी ऑफ टॉलमैन आता है, गैने की अधिगम सोपान की हायरार्की लर्निंग ऑफ गैने आता है और बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बंडूरास थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग आता है। अब हम लोग आज के मुख्य बिंदु अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत की चर्चा करते हैं। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत को इनसाइट लर्निंग थ्योरी कहते हैं, यानी अंतर्दृष्टि को इंग्लिश में इनसाइट कहते हैं। सीखने के इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, पूर्णाकृत सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ सिद्धांत आदि नामों से भी जाना जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत जो है, उसके अनेक नाम हैं, जैसे गेस्टाल्ट सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, पूर्णाकृत सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ सिद्धांत, इनसाइट थियरी आदि नामों से जाना जाता है। सीखने के सिद्धांत का उद्भव 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जर्मनी में हुआ। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में 4 जर्मन मनोवैज्ञानिक मैक्स वर्थीमर, वोल्फगैंग कोहलर, कुर्ट कोफका तथा कुर्ट लेविन प्रमुख थे। ये चारों मनोवैज्ञानिक बाद में अमेरिका चले गए। वस्तुतः व्यवहारवादियों के द्वारा प्रस्तुत की गई अवधारणाओं से असंतुष्ट होकर संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अधिगम को यांत्रिक क्रिया के स्थान पर, यानी अधिगम को यांत्रिक क्रिया न मानकर जानबूझकर डेलिब्रेट तथा चेतन प्रयास कॉन्शियस एफर्ट के रूप में होने वाली प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया। यानी देखा जाए तो जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत आया है, वह व्यवहारवादी सिद्धांत के विरोध के स्वरूप आया है। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत के विचारकों का मानना है कि सीखना उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना मात्र नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है। प्राणी अपनी परिस्थिति में विद्यमान उद्दीपकों के साथ अंतरक्रिया करता है तथा अंतरक्रिया की इस प्रक्रिया के द्वारा ही उसके द्वारा की जाने वाली अनुक्रिया निर्धारित होती है। अंतरक्रिया करने की इस प्रक्रिया में प्राणी की बुद्धि तथा संज्ञानात्मक योग्यताओं की विशेष भूमिका होती है। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका आंग्ल भाषा में कोई पूर्ण समतुल्य शब्द न होने के कारण इसे ऐसे ही स्वीकार कर लिया गया। गेस्टाल्ट शब्द से तात्पर्य है संगठित व पूर्ण अथवा पूर्णाकृत संरचना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि गेस्टाल्ट एक ऐसी समग्र अथवा पूर्ण संरचना है जिसकी विशेषता का पता उसके संपूर्ण गुणों से चलता है, ना कि उसके अवयवों कॉन्स्टिट्यूट्स से। यानी गेस्टाल्ट एक ऐसी समग्र अथवा पूर्ण संरचना या विशेषता होती है,
एक पूर्ण संरचना जिसकी विशेषता का पता उसके संपूर्ण गुणों से चलता है, ना कि उसके अवयवों के अवलोकन से। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार प्राणी संपूर्ण परिस्थिति को एक समग्र रूप में देखता है। जब कोई समस्या आती है तब प्राणी उद्दीपक को अनुक्रिया से संबंधित करके नहीं सीखता है, वरन वह संपूर्ण परिस्थिति को देखकर समस्या का समाधान खोजता है। प्राणी समस्या का समाधान अपनी अंतर्दृष्टि अथवा सूझ से खोजता है। दूसरे शब्दों में सीखने का केंद्रीय बिंदु सूझ होता है। सूझ से तात्पर्य किसी परिस्थिति में विभिन्न पक्षों के बीच संबंधों को देखना अथवा परिस्थिति के केंद्रीय भाव को समझ लेने से है। सूझ से प्राणी यह समझ जाता है कि किस प्रकार से कार्य करके वह अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। सूझ प्रायः अचानक व स्वस्फूर्त स्पॉन्टेनियस ढंग से आती है तथा इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है। किसी परिस्थिति में जैसे ही प्राणी में सूझ उत्पन्न होती है वह सही अनुक्रिया करता है तथा इस प्रकार से वह उस परिस्थिति में उस अनुक्रिया को करना सीख जाता है। अतः गेस्टाल्टवादियों के अनुसार नवीन सूझ की क्षमता विकसित करने की अथवा पुरानी सूझ को सुधारने की प्रक्रिया ही सीखना कहा जाता है। इसके अंतर्गत प्राणी संपूर्ण परिस्थिति अर्थात गेस्टाल्ट के प्रत्यक्षीकरण के प्रति अनुक्रिया करता है। अतः इस सिद्धांत को सीखने का गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त क्योंकि प्राणी सूझ द्वारा सीखता है इसलिए इस सिद्धांत को सीखने का सूझ सिद्धांत के नाम से भी पुकारा जाता है। गेस्टाल्टवादियों ने सूझ की प्रक्रिया को किसी परिस्थिति में आए परिवर्तनों या घटित घटनाओं को ऐसे क्रमबद्ध या तार्किक रूप में व्यवस्थित करने के रूप में स्वीकार किया है जिससे परिस्थिति के विभिन्न अंगों के बीच संरचनागत संबंध ज्ञात हो सके। निसंदेह सूझ की प्रक्रिया एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया कॉग्निटिव प्रोसेस है जो समस्या का संज्ञानात्मक समाधान कॉग्निटिव सॉल्यूशन प्रस्तुत करके सीखने की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल, सहज और उद्देश्यपूर्ण बनाती है। सूझ का परिणाम प्रायः संबंधों की अचानक पहचान, स्पष्टता, समझ तथा सफलता होती है। सूझ का यह परिणाम प्रायः अचानक उत्पन्न किसी विचार अथवा समाधान के रूप में होता है जिसे गेस्टाल्टवादी प्रचलन में आहा अनुभव, आहा एक्सपीरियंस अथवा सूझ इंसाइट कहते हैं। कोहलर के द्वारा किए गए प्रयोगों से हम इस सिद्धांत को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आइए देख लेते हैं कोहलर ने क्या प्रयोग किया था। कोहलर ने चिंपैंजियों पर अनेक प्रयोग किए। उसमें सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया गया प्रयोग सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो आइए दोस्तों हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं। प्रयोग एक प्रयोग में कोहलर ने सुल्तान को एक ऐसे पिंजरे में बंद कर दिया जिसकी छत से एक केला लटका हुआ था तथा पिंजरे में एक बक्सा भी रखा हुआ था। चिंपैंजी उछल कूद करके केला नहीं प्राप्त कर सकता था, परंतु बक्से को पिंजरे के बीच में रखकर तथा उस पर खड़ा होकर उछलने पर केला पा सकता था। सुल्तान ने पहले उछलकर केला प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु वह केला प्राप्त करने में असफल रहा। अचानक उसे कुछ सूझा तथा उसने बक्से को उछल प्लेटफॉर्म के रूप में केले के ठीक नीचे रखा तथा उस पर से उछल कर केला प्राप्त कर लिया। कोहलर ने सुल्तान के इस व्यवहार की व्याख्या करते हुए कहा कि पिंजरे से लटके केले तथा पिंजरे में मौजूद बक्से ने एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी कि सुल्तान को केले तक पहुंचने के लिए बक्से को उपयोग करने की सूझ मिल गई। दूसरे प्रयोग में एक अन्य प्रयोग में कोहलर ने समस्या को कुछ अधिक जटिल बनाते हुए केले को प्राप्त करने के लिए 2-3 बक्सों की आवश्यकता वाली परिस्थिति सुल्तान की समझ प्रस्तुत की। कुछ देर की असफल उछल कूद के बाद अचानक आए विचार के आधार पर सुल्तान ने बक्सों को एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित करके केला प्राप्त कर लिया। सुल्तान के द्वारा केला प्राप्त हेतु किए गए इस व्यवहार को स्पष्ट करते हुए कोहलर ने कहा कि पिंजरे से लटके केले तथा पिंजरे में इधर उधर पड़े कई बक्सों की वजह से एक ऐसी परिस्थिति बन गई जिससे सुल्तान को बक्सों को एक के ऊपर एक रखकर तथा फिर उन पर
चढ़कर केला प्राप्त करने की सूझ अचानक आ गई। प्रयोग 3। तीसरे प्रयोग में अपेक्षाकृत अधिक जटिल परिस्थिति वाली एक अन्य प्रयोग में कोहलर ने सुल्तान को एक पिंजरे में बंद कर दिया तथा पिंजरे के अंदर एक छोटी छड़ी डाल दी। पिंजरे के बाहर एक बड़ी छड़ी व एक केला इस तरह से रखा कि सुल्तान छोटी छड़ी से बड़ी छड़ी को तो खींच सके किंतु केले को ना खींच सके। बड़ी छड़ी से केले को पिंजरे में खींचा जा सकता था। सुल्तान केला खाने के लिए पिंजरे से बाहर आना चाहा। असफल होने पर बाहर हाथ निकालकर केला उठाना चाहा। इसमें भी असफल होने पर उसने पिंजरे में उछल कूद करना आरंभ कर दिया। फिर उसने छोटी छड़ी की सहायता से केले को अपने पास खींचना चाहा। इस बार भी असफल होने पर वह पिंजरे में बैठ गया। अचानक वह उठा तथा उसमें छोटी छड़ी से बड़ी छड़ी को अपने पास खींच लिया तथा फिर बड़ी छड़ी से केले को अपने पास खींचकर केला प्राप्त कर लिया। कोहलर ने इस प्रक्रिया की विवेचना करते हुए कहा कि छड़ी के संबंध में सुल्तान के पूर्व अनुभवों तथा छोटी छड़ी, बड़ी छड़ी व केले के रखने के ढंग ने एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी कि सुल्तान को छड़ी व केले के बीच संबंध स्थापित करने के लिए सूझ मिल गई। अपने प्रयोगों के आधार पर कोहलर ने माना कि सीखना वास्तव में विचारों की पुनर्व्यवस्था है जो कि नए संबंधों के प्रत्यक्षीकरण के द्वारा प्राप्त सूझ की सहायता से उत्पन्न होती है। प्रयोग 4। चौथे प्रयोग में उत्तरोत्तर जटिल एक अन्य प्रयोग में कोहलर ने सुल्तान को पिंजरे में बंद करके पिंजरे के बाहर एक केला इतनी दूरी पर रखा कि दो छड़ियों को जोड़कर बनी छड़ी की सहायता से केले को पिंजरे से खींचा जा सकता था। कोहलर ने दोनों छड़ी जिनकी बनावट इस प्रकार की थी कि वे एक दूसरे से सरलता से जुड़ सके पिंजरे में रख दी। वस्तुतः इन छड़ियों में से एक पतली ठोस छड़ी थी जबकि दूसरी छड़ी के एक ओर एक ऐसा छिद्र था जिसमें पतली छड़ी फंस जाती थी। केले को बाहर रखा देखकर सुल्तान ने पहले हाथ से, फिर पैर से तथा फिर बारी बारी से दोनों छड़ियों से केले कोहलर ने कहा कि एक छड़ी में छेद तथा उस छेद के बराबर दूसरी छड़ी की मोटाई के होने की संपूर्ण परिस्थिति ने सुल्तान को छड़ियों को जोड़कर बड़ी छड़ी बनाने की सूझ प्रदान कर दी। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि केले से सुल्तान की दूरी अधिक होने के कारण उसे बड़ी छड़ी की आवश्यकता थी। वस्तुतः कोहलर तथा अन्य गेस्टाल्टवादियों द्वारा किए गए प्रयोगों ने समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे उच्च स्तरीय अधिगम, हायर लेवल ऑफ लर्निंग में बुद्धि तथा अन्य संज्ञानात्मक योग्यताओं की भूमिका को सिद्ध कर दिया। उनके अनुसार चिंपैंजी जैसे अपेक्षाकृत उच्च पशु न तो थार्डाइक के द्वारा प्रस्तुत प्रयास व त्रुटि अधिगम की विचारधारा को अपना सके और न ही पावलोव तथा स्किनर की अनुबंधन प्रणाली के अनुरूप सीख सके, वरन वे बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से समस्या को समझकर अपने प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक क्षेत्र परसेप्चुअल फील्ड को संगठित करके तथा सूझ का प्रयोग करके समस्या के समाधान तक पहुंच सके। इससे स्पष्ट है कि समस्या को पूर्ण रूप में देखने तथा उसके ग्राह्य क्षेत्र को ठीक ढंग से संगठित करने पर अचानक आई सूझ के कारण ही समस्या का समाधान हो सकता है। उन्होंने अधिगम में प्रयास व त्रुटि के विचार तथा उद्दीपक अनुक्रिया के संबंधवाद का खंडन किया। गेस्टाल्टवादियों के द्वारा अधिगम में एक उद्देश्यपूर्ण, पर्पजिव, खोजपरक, एक्सप्लोरेटरी तथा सृजनात्मक क्रिएटिव प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है। उनके अनुसार सीखते समय प्राणी परिस्थिति को पूर्ण रूप में एज ए होल देखता है तथा उसमें विद्यमान विभिन्न संबंधों को समझकर व उनका मूल्यांकन करके ही वह बुद्धिमत्तापूर्ण उचित निर्णय लेता है। दूसरे शब्दों में प्राणी विशिष्ट उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया न करके संपूर्ण परिस्थिति में विद्यमान उचित संबंधों, प्रॉपर रिलेशंस के प्रति अनुक्रिया करता है। कोहलर ने सूझ, इनसाइट शब्द का प्रयोग सीखने वाले के द्वारा संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण तथा उचित संबंधों के प्रति अनुक्रिया करने में बुद्धि का उपयोग करने के लिए किया। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार सीखने की प्रक्रिया की कुछ विशेषताएं हैं
जैसे सीखने की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है, सीखना धीरे धीरे ना होकर अचानक होता है, सीखने की प्रकृति लगभग अस्थायी होती है, सीखने की प्रक्रिया यंत्रवत नहीं होती, सीखने में संज्ञानात्मक स्तर पर संरचनाएं बनने की प्रक्रिया रहती है, सीखने की प्रक्रिया में प्राप्त सूझ अचानक व स्वस्फूर्त होती है, सूझ द्वारा किए गए अधिगम में प्राणी को प्रारंभिक व्यवहार अन्वेषणात्मक प्रकृति का होता है। सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना आवश्यक है। सूझ वस्तुतः प्राणी के लक्ष्य तथा समाधान के बीच स्पष्ट संबंध की सूचक होती है। यद्यपि कोहलर ने सूझ द्वारा हुए अधिगम को अचानक प्राप्त आह अनुभव अथवा प्रकाश की किरण बोल्ट ऑफ लाइट के रूप में समझने का प्रयास किया, फिर भी प्रयोगों ने सिद्ध कर दिया है कि सूझ अनेक कारकों जैसे बुद्धि, अनुभव, अधिगम परिस्थिति, प्रारंभिक प्रयास तथा पुनरावृत्ति व सामान्यीकरण आदि पर निर्भर करती है। समस्याओं का समाधान सूझपूर्ण, इंसाइटफुल ढंग से करने में प्राणी की बुद्धि का सकारात्मक योगदान होता है। बुद्धिमान प्राणी को सूझ भी अधिक शीघ्रता व तारतम्यता से प्राप्त होती है। कोहलर का सुल्तान नामक चिंपैंजी अन्य चिंपैंजियों से अधिक बुद्धिमान था एवं उसने कोहलर के प्रयोग में दी गई सभी समस्याओं को सूझ द्वारा हल कर लिया, जबकि उसके अन्य कई चिंपैंजी जटिल समस्याओं को हल नहीं कर सके थे। प्राणी के द्वारा अर्जित पूर्व अनुभव प्रीवियस एक्सपीरियंसेस भी सूझ द्वारा समस्या समाधान में सहायक होते हैं। वस्तुतः पूर्व अनुभव संपूर्ण परिस्थिति को समझने तथा प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संबंधों परसेप्चुअल रिलेशनशिप तक पहुंचने में मदद करते हैं। सीखने का सूझ सिद्धांत अधिगम मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक अत्यंत व्यापक प्रभाव डालने में समर्थ हुआ। इस सिद्धांत ने मनोवैज्ञानिकों को अधिगम प्रक्रिया को उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य केंद्रित कार्य के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। अधिगम के सूझ सिद्धांत के द्वारा संज्ञानात्मक पक्ष पर जोर दिए जाने के बावजूद इस सिद्धांत की अनेक अनेक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा आलोचना भी की गई है। कोहलर आदि गेस्टाल्टवादियों के अनुसार सूझ के अचानक आने के कारण सूझ द्वारा सीखने की प्रक्रिया अचानक होती है, परंतु वास्तव में प्राणी सही अनुक्रिया को करना अचानक नहीं सीखता है, वरन वह धीरे धीरे किए गए पूर्व प्रयासों द्वारा ही सीखता है। इसलिए डंकर जैसे कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि सूझ अचानक ना होकर क्रमिक होती है। मनोवैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि सूझ द्वारा जटिल समस्याओं का समाधान तो होता है, परंतु सीखने में अनुभव एक्सपीरियंसेस तथा अभ्यास प्रैक्टिस की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। छोटे बच्चे तो प्रायः सूझ द्वारा नहीं वरन दोहराने व अभ्यास करने से ही सीखते हैं। सीखने के सूझ सिद्धांत की आलोचनाओं के बावजूद भी इस सिद्धांत का अधिगम मनोविज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान है। इस सिद्धांत को गेस्टाल्टवादियों की एक अनुपम देन स्वीकार किया जाता है। अब दोस्तों, अधिगम के सूझ सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ क्या हो सकते हैं, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। सीखने का गेस्टाल्ट सिद्धांत अनुभवों की संपूर्णता पर बल देता है। इस सिद्धांत का प्रयोग करके बालकों का मानसिक विकास किया जा सकता है। गेस्टाल्ट सिद्धांत का शिक्षा के क्षेत्र में कुछ उपयोग संभव है, जैसे कि पहला, यह सिद्धांत वातावरण की महत्ता को स्थापित करता है। अध्यापकों को बालकों के सम्मुख ऐसा वातावरण अथवा परिस्थिति प्रस्तुत करनी चाहिए कि बालकों में अंतर्दृष्टि उत्पन्न हो सके। दूसरा, यह सिद्धांत बुद्धि, सृजनात्मकता, कल्पना, तर्क शक्ति आदि संज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास करने में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यह सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में यांत्रिकता के प्रत्यय का खंडन करता है, अतः यंत्रवत ढंग से विषय वस्तु का स्मरण कराने का यह खंडन करता है। यह सिद्धांत बालक के द्वारा स्वयं परिस्थितियों का अवलोकन करने तथा सूझ के द्वारा खोजे करके सीखने पर बल देता है। यह सिद्धांत सीखने में उद्देश्य के साथ साथ नवीन ज्ञान की आवश्यकता, उपयोग तथा सार्थकता पर भी बल देता है। आइए अब दोस्तों, कोहलर के अधिगम सिद्धांत को सारांश रूप में समझ लेते हैं और इससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी हल कर लेते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। कोहलर का अधिगम सिद्धांत, जिसे हम इनसाइट थियरी ऑफ लर्निंग भी कहते हैं, यह अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना कहा जाता है। जर्मन मनोवैज्ञानिक वोल्फगैंग कोहलर गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के प्रमुख वैज्ञानिक थे।
उन्होंने सीखने को समग्र वोल प्रक्रिया बताया, ना कि एसआर बंधन की तरह यांत्रिक। उन्होंने चिंपैंजी सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग करके बताया कि सीखना अचानक अंतर्दृष्टि के माध्यम से होता है। अब दोस्तों जान लेते हैं कि अंतर्दृष्टि का क्या अर्थ होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनसाइट। दोस्तों अंतर्दृष्टि वह प्रक्रिया है जिसमें जीव समस्या की संपूर्ण परिस्थिति को एक साथ देखकर अचानक समस्या का समाधान खोज लेता है। यह सीखना अचानक, स्पष्ट और पूर्ण रूप से होता है। कोहलर कोहलर का चिंपैंजी के प्रयोग देखते हैं। दो महत्वपूर्ण इसमें प्रयोग है। पहला प्रयोग बॉक्स वाला प्रयोग होता है, बॉक्स एक्सपेरिमेंट। कोहलर ने एक बंद कमरे में केले को ऊंचाई पर लटका दिया। फर्श पर कुछ बक्से रखे थे। चिंपैंजी ने कई बार छलांग लगाई लेकिन असफल रहा। अचानक उसने बक्सों को एक के ऊपर एक रखकर चढ़ना शुरू किया और केला प्राप्त कर लिया। यह अंतर्दृष्टि द्वारा समस्या समाधान का उदाहरण है। छड़ी वाला प्रयोग स्टिक एक्सपेरिमेंट में दो छोटी छड़ियाँ थी जिनमें से वे एक दूसरे के अंदर फिट हो सकती थी। केले दूर रखे थे। चिंपैंजी ने अचानक दोनों छड़ियों को जोड़कर लंबी छड़ी बनाई और केले खींच लिए। फिर से अचानक अंतर्दृष्टि उत्पन्न हुई। संक्षेप में इस सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। इस सिद्धांत का नाम है अंतर्दृष्टि, इनसाइट थ्योरी। प्रमुख मनोवैज्ञानिक वोल्फगैंग कोहलर हैं। इनका प्रयोग चिंपैंजी पर बॉक्स और स्टिक का प्रयोग महत्वपूर्ण है। सीखने की प्रकृति अचानक, संपूर्ण समझ आधारित होती है। इस सिद्धांत ने थार्डनाइक के ट्रायल एंड एरर सिद्धांत का विरोध किया। कोहलर के अनुसार सीखना एसआर बंधन यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बीच बंधन का परिणाम नहीं है, बल्कि यह अचानक अंतर्दृष्टि द्वारा समस्या के संपूर्ण स्वरूप को समझकर समाधान प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। दोस्तों आइए अब अंतर्दृष्टि सिद्धांत पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू उत्तर सहित व्याख्या सहित हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो कि आगामी टेट, सी टेट, यूजीसी नेट, बीएड आदि सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। पहला प्रश्न है, कोहलर किस सिद्धांत से संबंधित है? 4 ऑप्शन है। परीक्षण त्रुटि सिद्धांत, दूसरा है क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, तीसरा है ऑपरेंट कंडीशनिंग और चौथा ऑप्शन है अंतर्दृष्टि अधिगम। तो दोस्तों कोहलर का संबंध अंतर्दृष्टि सिद्धांत, इनसाइट थियरी से है। दूसरा प्रश्न है, कोहलर का प्रयोग किस पर आधारित था? ऑप्शन है कुत्ते पर, दूसरा बिल्ली पर, तीसरा चिंपैंजी पर और चौथा ऑप्शन है कबूतर पर। दोस्तों कोहलर का प्रयोग चिंपैंजी पर आधारित था और अनेक चिंपैंजी पर कोहलर ने प्रयोग किए, परंतु सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया गया इनका प्रयोग सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि सीखना कैसा होता है? ऑप्शन है ए है धीरे धीरे, बी अचानक, सी बार बार अभ्यास से, डी दंड द्वारा। दोस्तों अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना अचानक होता है। चौथा प्रश्न है, कोहलर किस मनोवैज्ञानिक स्कूल से संबंधित है? ऑप्शन है पहला व्यवहारवाद, दूसरा मनोविश्लेषण, तीसरा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, चौथा संरचनावाद। दोस्तों कोहलर गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं। गेस्टाल्ट GESTALT, गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है संपूर्ण वोल, यानी इसमें व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति को समझकर समस्या का समाधान करता है और व्यक्ति के अंदर अचानक सूझ उत्पन्न होती है जो उसे समस्या का समाधान करने में मदद करती है। व्यवहारवाद में स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव आदि मनोवैज्ञानिक आते हैं जो कि मानते हैं कि सीखना उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध बनने का परिणाम होता है। मनोविश्लेषण के प्रमुख मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड माने जाते हैं। इनकी संकल्पना में
इन्होंने इदम, अहम और पराअहम का के को तत्वों को दिया। इदम यानी ईड ईगो और सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट दिया। फ्रायड फ्रायड का अहम, इदम, अहम और पराअहम का कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से व्यक्तित्व, पर्सनालिटी को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं इन्होंने मन के 3 स्तर बताए: चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कोहलर किस मनोवैज्ञानिक स्कूल से संबंधित हैं? तो दोस्तों, कोहलर गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से कोहलर गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं। कोहलर गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से संबंधित मनोवैज्ञानिक है, जो कि मानता है कि गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्णाकार या समग्र पैटर्न। मनोविज्ञान के अन्य संप्रदायों को संक्षेप में हम देख लेते हैं। एक होता संरचनावाद। संरचनावाद में मुख्य प्रयोग संवेदना पर किया और इनका विधि अंतर्दर्शन प्रयोग। संरचनावाद के प्रमुख प्रवर्तक में उन्ट टिश्नर का नाम आता है और इसका प्रारंभ 1879 में होता है। एक होता है प्रकार्यवाद, जिसे व्यवहार अधिगम इसका मुख्य प्रकरण होता है। इसमें अंतर्दर्शन निरीक्षण महत्वपूर्ण होता है और प्रमुख प्रवर्तकों में एजेल और डीवी का नाम आता है। इसको 1900 में प्रारंभ किया गया। अगला होता है व्यवहारवाद। व्यवहारवादियों ने प्रमुख प्रयोग पश व्यवहार को समझने का किया और निरीक्षण प्रयोग इनका प्रमुख भी थी। पावलोव और वाटसन प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं। 1912 में व्यवहारवाद का आरंभ हुआ। समग्रवाद प्रत्यक्षीकरण, स्मरण और अंतर्दृष्टि पर समग्रवाद जोर देता है। इसमें अंतर्दर्शन निरीक्षण प्रयोग महत्वपूर्ण होता है। समग्रवाद में वर्दिमर, कोहलर, कोफका, लेविन प्रमुख रूप से आते हैं और इसका प्रारंभ 1912 में हुआ। मनोविश्लेषणवाद मुख्य रूप से अचेतना अवस्था पर ध्यान देता है और विधि परीक्षा निरीक्षण होती है। इसके प्रमुख प्रवर्तकों में फ्रायड, एडलर और जुंग का नाम आता है। इसका प्रारंभ 1900 में हुआ। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि आधारित अधिगम में मुख्य तत्व क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं। एसआर बंधन है, संपूर्णता की चरण है, दंड है, पुरस्कार है। तो दोस्तों, अंतर्दृष्टि आधारित अधिगम संपूर्णता की धारणा पर आधारित है। छठा प्रश्न है, कोहलर के बॉक्स प्रयोग में चिंपैंजी ने क्या किया? पहला, छलांग लगाई। दूसरा, चिल्लाया। तीसरा, बक्सों के एक के ऊपर एक रख कर चढ़ गया और तीसरा, दंड से सीखा। तो दोस्तों, इसमें तीसरा ऑप्शन महत्वपूर्ण है कि कोहलर के बॉक्स प्रयोग में चिंपैंजी ने बक्सों के एक के ऊपर एक रखकर चढ़ गया और केला प्राप्त कर लिया। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत किस सिद्धांत का विरोध करता है? ऑप्शन दिए गए हैं। स्किनर का सिद्धांत, दूसरा पावलोव का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का परीक्षण त्रुटि सिद्धांत और फ्रायड का सिद्धांत। दोस्तों, अंतर्दृष्टि सिद्धांत थॉर्नडाइक का त्रुटि सिद्धांत का यानी ट्रायल एंड एरर सिद्धांत का विरोध करता है। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि कब विकसित होती है? पहला, लक्ष्य को बार बार प्रयास से, जब संपूर्ण स्थिति स्पष्ट दिखती है, जब दंड मिलता है या जब शिक्षक समझाता है। तो दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन है कि अंतर्दृष्टि कब विकसित होता है? जब संपूर्ण स्थिति स्पष्ट होती है तब अंतर्दृष्टि विकसित होता है। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि का क्या अर्थ है? ऑप्शन है, धीरे धीरे सीखना। दूसरा, अचानक समाधान मिल जाना। तीसरा, अभ्यास से याद करना और चौथा, प्रश्नोत्तर से सीखना। तो दोस्तों, अंतर्दृष्टि या इंसाइट का अर्थ होता है अचानक समस्या का समाधान मिल जाना। 10वां प्रश्न है, कोहलर के अनुसार सीखना किस पर आधारित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, यांत्रिक प्रतिक्रिया है। दूसरा, मानसिक संगठन है। तीसरा, दंड से डरना है और चौथा, केवल अभ्यास से। दोस्तों, कोहलर के अनुसार सीखना एक मानसिक संगठन होता है।
अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि सीखना किस में अधिक पाया जाता है? ऑप्शन है मूर्ख जानवरों में, अमीबा में, मनुष्य एवं बुद्धिमान जीवों में और पौधों में। तो दोस्तों, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना मनुष्य एवं बुद्धिमान जीवों में अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कोहलर के स्टिक प्रयोग में चिंपैंजी ने क्या किया? ऑप्शन दिए गए हैं, दो छड़ियाँ जोड़कर लंबी छड़ी बनाई। अगला, ऊंचा कूदकर खा लिया। अगला, रोने लगा। और अंतिम ऑप्शन है, खाना छोड़ दिया। तो दोस्तों, कोहलर के स्टिक प्रयोग में चिंपैंजी ने दो छड़ियों को जोड़कर लंबी छड़ी बनाई। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि अधिगम की विशेषता क्या है? ऑप्शन दिए गए, अस्थायी नहीं होता, असंगठित होता है, अचानक और अर्थपूर्ण होता है या गलत प्रतिक्रियाओं पर आधारित होता है। तो दोस्तों अंतर्दृष्टि अधिगम जो होता है वह अचानक और अर्थपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, कोहलर के सिद्धांत का मुख्य शब्द क्या है? ऑप्शन है, शर्तबद्धता है, अनुबंधन है, समग्रता है या दंड है। दोस्तों, कोहलर के सिद्धांत का मुख्य शब्द समग्रता होता है, क्योंकि इसमें माना जाता है कि व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति को समझकर समस्या का समाधान करता है। अंतर्दृष्टि सीखना के माध्यम से होता है, रिक्त स्थान भरने हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, दृष्टि और विचार द्वारा, दंड द्वारा, व्यवहार और अभ्यास द्वारा, रोने से। तो दोस्तों, अंतर्दृष्टि सीखना दृष्टि और विचार द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, इनसाइट का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, अंदर अंदर देखना, समझ विकसित करना, दंड पाना या अभ्यास दोहराना। तो दोस्तों, इनसाइट का शाब्दिक अर्थ है समझ विकसित करना। अगला प्रश्न है, कोहलर के सिद्धांत में किसका महत्व है? ऑप्शन दिए गए हैं, होल या समग्र रूप का, पार्ट का, ट्रायल एंड एरर का। तो दोस्तों, कोहलर के सिद्धांत में होल या समग्र रूप का महत्व होता है। ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत जो होता है वो थार्नडाइक के सिद्धांत का महत्वपूर्ण घटक है। अगला प्रश्न है, कोहलर की विधि को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए हैं, गेस्टाल्ट अधिगम, व्यवहारवादी अधिगम, संरचनावादी अधिगम या जैविक अधिगम। तो दोस्तों, कोहलर की विधि को गेस्टाल्ट अधिगम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि आधारित अधिगम सीखना क्या है? पहला, नकल पर आधारित है, समझ पर आधारित है, दंड आधारित है या तनाव आधारित है। तो दोस्तों, अंतर्दृष्टि आधारित अधिगम जो होता है उस समझ पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, सीखने के बाद व्यवहार सीखने अंतर्दृष्टि के बाद व्यवहार कैसा होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, अस्थिर होता है, गलत होता है, स्थिर और सही होता है, यादृच्छिक होता है। अंतर्दृष्टि के बाद व्यवहार स्थिर और सही होता है। अगला प्रश्न है, कोहलर ने कौन सी विधि अपनाई? चार ऑप्शन दिए गए हैं, प्राकृतिक अवलोकन, मेज प्रयोग, भूल भुलैया, छड़ियों और बक्सा वाला प्रयोग। तो दोस्तों, कोहलर ने छड़ियों और बक्से वाले प्रयोग की विधि अपनाई। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि सीखना किसके द्वारा नकारा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, पावलॉव के द्वारा, स्किनर के द्वारा, थार्नडाइक के द्वारा, पियाजे के द्वारा। तो दोस्तों, अंतर्दृष्टि सीखना थार्नडाइक के द्वारा नकारा जाता है। अगला प्रश्न है, इनसाइट लर्निंग में क्या आवश्यक होता है? इनसाइट लर्निंग में वातावरण का पुनर्गठन, इनसाइट लर्निंग में आवश्यक है, चार ऑप्शन है, वातावरण का पुनर्गठन, दंड, स्मृति या भावनाएं। तो दोस्तों, इनसाइट लर्निंग में आवश्यक होता है वातावरण का पुनर्गठन करना। 24 नंबर का प्रश्न है कि समस्या समाधान अंतर्दृष्टि में कैसे होता है? ऑप्शन है, धीरे धीरे होता है, बार बार गलती से होता है, अचानक होता है या दंड के बाद होता है। तो दोस्तों, समस्या समाधान अंतर्दृष्टि में अचानक होता है। 25 नंबर का प्रश्न है कि कोहलर के अध्ययन से क्या सिद्ध हुआ है? ऑप्शन दिए गए हैं, अधिगम केवल अभ्यास आधारित है, अधिगम केवल दंड से होता है या अधिगम समझ और बुद्धि आधारित है या अधिगम जन्मजात होता है। तो दोस्तों, कोहलर के अध्ययन ने सिद्ध कर दिया कि अधिगम समझ और बुद्धि आधारित होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर आने वाले वीडियो में और अच्छी और नई जानकारी के साथ और परीक्षा उपयोगी
सामग्री लेकर उपस्थित होंगे। हमारे इजी वे लर्निंग चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।